हम ज्योग्राफी के एक नए लेक्चर के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम हेडिंग डाल देंगे उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को हम किन किन सेक्शन में बांट सकते हैं। तो उत्तराखंड में भौतिक विभाजन के रूप में आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको हिमालय मिलेंगे। ठीक है, तो हिमालय की चारों श्रेणियां यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ट्रांस हिमालय नाम मात्र का रहेगा और सर्वाधिक मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय का विस्तार आपको दिखाई देगा। तो हम हिमालय की यहाँ पे चारों श्रेणियों को पढ़ेंगे। उसके बाद गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, तो देखिए गंगा का मैदान में ही तराई और भाबर को शामिल कर लीजिएगा। ये केवल गंगा का मैदान नहीं होता, यहाँ पे गंगा का मैदान कहने का मतलब हरिद्वार का मैदान हो जाता है और बहुत कम क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा। लेकिन तराई और भाबर को इससे अलग लिख लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, वो इसलिए बता देता हूं मैं। और भाबर इसको इधर लिख लेते हैं। मैंने इससे ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की ज्योग्राफी में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा गंगा का मैदान उत्तराखंड के पास बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम थोड़ा बहुत मात्रा में पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि आदत लोगों को इंडियन ज्योग्राफी जैसी होती है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको गंगा का मैदान बहुत बड़ा दिखाई देगा। पूरा का पूरा उत्तर भारत का मैदान गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में गंगा का मैदान कितना मिलेगा, थोड़ा बहुत हरिद्वार के एरिया में आपको दिखाई देगा, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में नहीं है। तो इन रूपों में यदि आप बांट सकते हैं तो इतना ही आपको रखना है। इन्हीं को हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा के मैदान से मैं एक ही बार आपको एक पूरा मैप एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, क्योंकि हम हिमालय संरचना को पढ़ रहे हैं, तो जो हिमालय संरचना आपको मिलेगी वो हम इसे हिमालय मान लेते हैं। और जो भारत का हिमालय है ये एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। पर्वत, तो ये पर्वत श्रेणी मिलेगी। तो नवीन वलित का मतलब होता है वलयकार में। कैसे? वलयकार में, जो इस रूप में आपको दिखाई देगी, तो इसलिए इसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी कहते हैं हम। अब इसकी उत्पत्ति पे तो हम बात करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप हिमालय के यानी शिवालिक के गिरिपथ पे आएंगे, तो शिवालिक गिरिपथ पे आएंगे तो आपको इधर शिवालिक का गिरिपथ का मतलब होता है कि जो शिवालिक की पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी के तलहटी पर, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो बच्चे नए हैं उन्हें शायद पता ना हो और बहुतों को पता होगा। अगर आप इसे ऐसे देखिएगा तो आपको सबसे पहले शिवालिक मिलेगा, फिर आपको लघु या मध्य मिलेगा, उसके बाद आपको महान, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं हम, इसे ग्रेट ही लिख देता हूँ। उसके बाद ट्रांस हिमालय मिलेगा। तो जो आपको सबसे मैदान से सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी दिखाई देती है वो शिवालिक है। तो शिवालिक के गिरिपथ पर ये बड़े बड़े पत्थरों का जो मैदान आपको दिखाई देता है, बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई देंगे। ये बड़े बड़े पत्थरों को ही भाबर का क्षेत्र कहते हैं। यही भाबर का क्षेत्र है।
ये आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे आप टनकपुर को देख सकते हैं, इसके अलावा आप हल्द्वानी को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 को रख लिया क्योंकि ये मेरे नजदीक हैं, तो मैं हल्द्वानी के क्षेत्र को रख रहा हूं। ऐसा इतने पत्थर कहाँ से आए? तो ध्यान रखिएगा, जो नदियां होती हैं, ये नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी काटती हैं, अर्थात ये विखंडन की प्रक्रिया भी करती हैं। तो विखंडन होने के बाद जिन पत्थरों का जमाव जहां पे कर देती है उसे वियोजन कहते हैं। तो हिमालय की नदियों द्वारा 2 क्रियाएं की जाती हैं, एक को हम विखंडन कहते हैं, तो विखंडन का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, और वियोजन का मतलब होता है जमा करना। इसी को वियोजन कह दीजिए, या इसी को हम निक्षेपण भी कह देते हैं, तो निक्षेपण कर देती है। क्योंकि इन नदियों की गति बड़ी तीव्र होती है, तो ये नदियां पत्थरों को काट कर जिस क्षेत्र में जमा कर रही हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ढाल है और ढाल के साथ साथ नदियों का भी बल मिल रहा है, तो नदियों का बल और ढाल और गुरुत्वाकर्षण, तो ये बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे जमा कर देगा। तो ये पत्थर आपको एक निश्चित आकार के दिखाई देंगे, निश्चित आकार कहने की अपेक्षा निश्चित स्वरूप के दिखाई देंगे, वह स्वरूप है गोलाकार। लेकिन जब आप पहाड़ों पे जाएंगे तो पहाड़ों के पत्थर आपको गोलाकार नहीं दिखाई देंगे, पहाड़ों के पत्थर आपको बेढंगे टाइप के दिखाई देंगे। ये गोलाकार कैसे हुए? क्योंकि ये पहाड़ी के ढालों से होता हुआ जब वो आते हैं तो वो लुढ़कते हुए आते हैं और लुढ़कता हुआ पत्थर गोलाकार हो जाता है, और इस गोलाकार में निर्मित जो मैदान है इसी को हम भाबर का मैदान कहते हैं। अभी इसके बारे में हमने विस्तार से और पढ़ना है। अब क्योंकि नदियों की गति इसके बाद धीमी हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, ये अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। आधार तल को प्राप्त करने से तात्पर्य है जब नदियों की गति बहुत धीमी हो जाए तो नदियां क्या करेंगी, इन भाबर से, क्योंकि पत्थरों को, भारी पत्थरों को अब आगे नहीं ले जा सकती, तो वो महीन कणों का जमाव यहाँ पर कर देती है। इसी को हम तराई कहते हैं, यही तराई का मैदान है। तो भाबर के बाद आपको तराई का मैदान दिखाई देगा। इच्छा को ले लीजिए, खटीमा को आप ले सकते हैं, ये तराई का क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने बहुत ध्यान दिया होगा कि भाबर के क्षेत्र में जब भी बारिश होगी, जब भी वर्षा होगी, तो आप देखेंगे कि वर्षा होने के कुछ समय बाद आपको पानी नहीं दिखाई देगा। पानी क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि भाबर बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित मैदान है, तो बारिश की जब बूंदें इसमें गिरती हैं तो ये बारिश की बूंदें इन पत्थरों के नीचे चली जाती हैं, और यही बारिश की बूंदें जो पत्थरों के नीचे चली गई हैं वो तराई में आ जाती है। इसलिए तराई में बारिश कम होगा और पानी का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है। पानी का जमाव, अब पानी का जमाव अब आपको समझ में आया होगा। तो कई बार ऐसा लगता है बारिश इतनी भी नहीं हुई कि पानी इतना जमा हो गया। खटीमा में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में आपको पानी का जमाव मिल जाता है। तो ये पानी आया कहाँ से? तो भाबर की बारिश, वर्षा का पानी भी आपको इस तराई के मैदान में दिखाई देगा। तो इन महीन कणों से निर्मित मैदान को हम तराई कहते हैं। क्या भाबर पर कृषि की जा सकती है? तो क्योंकि पत्थर है तो कृषि कार्य करना बड़ा कठिन होता है, तो कृषि कार्य तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जुताई जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भाबर के लोग जब भी खेतों की जुताई करते हुए आपको मिलेंगे तो पत्थरों का ढेर अपने खेतों के साइड में किनारे पे लगाते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन तराई में हमें ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे खेतों की गहरी जुताई हो सकती है और इसमें कृषि कार्य करना बड़ा आसान होता है, और कृषि कार्य करने के साथ साथ उपज और उपजाऊ क्षमता भी बहुत अधिक होती है। इसलिए गन्ना, गेहूं, धान, ये
आपको तराई क्षेत्र पर बहुत अधिक मात्रा में दिखेगा, क्योंकि इसमें तराई के दो मैदान और होते हैं, एक को हम बांगर कहते हैं और एक को हम खादर कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि मैंने कहा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से निर्मित मैदान है, तो ये अगर पुरानी मिट्टी होती है, यानी नदियों ने कई वर्ष पहले मिट्टी लाके जमा किया होता है, तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं इसको, पुरानी जलोढ़ मृदा। तो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान को हम बांगर कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो जो नवीन जलोढ़ मृदा होगी इसमें उपजाऊ क्षमता अधिक होगी। तो नई मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है और पुरानी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बहुत कम मिलती है। तो बाढ़ द्वारा लाई गई ये पुरानी मिट्टी है, इसमें अब उपजाऊपन बहुत कम हो जाता है। ये बहुत आपको रेतीली रूप में ये मिट्टी आपको दिखाई देगी, इसको बहुत नामों से जाना जाता है। और नवीन जो मिट्टी होती है ये कृषि कार्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको उत्तराखंड समझ में आ गया होगा। उसके बाद का जो क्षेत्र है वो सब मैदानी क्षेत्र कहलाता है। ये सभी मैदान है, भाबर का मैदान तो हम यूज कर ही रहे हैं, तराई का मैदान। उसके बाद आगे विशाल समतल मैदान के रूप में हम जानते हैं, फिर समुद्र तट का डेल्टाई मैदान हो जाता है। उसके बाद नदियां अपने अंतिम पड़ाव पर जाकर समुद्र से मिल जाती हैं। तो नदियां ही इन मैदानों का निर्माण करती है। एक मोटा मोटा खांचा आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि उत्तराखंड में जो भौतिक स्वरूप है वो किस किस रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, किस किस रूप में आपको दिखाई देता है। अब कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आइए समझने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आपने रटने की कोशिश की होगी। बाकी मैं एक एक करके फिर समझाऊंगा ही। जैसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, पाताल तोड़ कुएं। भाई दिमाग लगाने वाला, कोई भी कॉमन सेंस लगाने वाला, जो पाताल तोड़ कुआं है वो कहाँ मिलेगा बताइए। देखिए पाताल तोड़ कुआं यहाँ तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पानी बहुत नीचे चला जाता है, पानी बहुत नीचे चला जाता है। दूसरा, यहाँ पे पत्थर हैं तो खुदाई कर पाना बहुत आसान नहीं होता। कुआं तो बहुत कम गहराई का होता है जहाँ पे पानी जो है आपको आसानी से मिल जाए। इसलिए कुआं कभी भी जो मिलेंगे वो तराई क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन उत्तराखंड में अब कुएं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर घर में आपको नल लगा हुआ मिलेगा जिसे जमीन से जोड़ा रहेगा। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर हमने तो कुएं देखे नहीं। ये कॉन्सेप्ट इंडियन ज्योग्राफी का है। आप उत्तराखंड में कुएं बहुत ना के बराबर आप देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में कुएं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद पूछेगा सर्वाधिक कृषि कहाँ होगी। अब सर्वाधिक कृषि कहाँ होगी? भाई सर्वाधिक कृषि जहां होगी, जहां पर उपजाऊ होगा, तो तराई के क्षेत्र में होगी। कॉमन सेंस। उसके बाद पूछेगा विभिन्न जातियों के समूह किस क्षेत्र में रहते हुए आपको दिखाई देते हैं। भाई जहां पर कृषि है, जहां पे जल होगा, आबादी वहीं ज्यादा रहेगी। तो कृषि और मिट्टी भी है, पानी भी है, इसलिए जनसंख्या में विविधता जो आपको देखने को मिलेगी वो तराई के क्षेत्रों में मिलेगी। अब आप कहेंगे विविधता तराई के क्षेत्रों में मिलेगी, इससे क्या मतलब? इसका मतलब हुआ विभिन्न धर्म के, विभिन्न समुदाय के लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो विभिन्न धर्म के, विभिन्न समुदाय के लोग दिखने का मतलब है यहाँ पे कुछ तो है, तो कृषि कार्य करना आसान है, जल है। ठीक, ये अधिक मिलेंगे, विविधताओं में मिलेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयन क्षेत्रों में रहने वाली आबादी आपको एक ही क्राइटेरिया की मिलेगी। वो क्राइटेरिया
पहाड़ियों का रहेगा, या तो कुमाऊं बेल्ट में होंगे तो कुमाऊनी, और गढ़वाल बेल्ट में होंगे तो गढ़वाली आबादी आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलेगा। ये क्षेत्र आपको समझ में आया होगा। बस कॉमन सेंस से उत्तर देना है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है, इतना मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब दलदली मैदान कहाँ मिलेगा? दलदली मैदान, भाई पत्थर है, यहाँ दलदल कैसे हो सकता है? तो दलदली मैदान भी कहाँ मिलेगा? तराई में मिलेगा। मैंने अक्सर देखा अपने पढ़ाने के इस अनुभव में, 7 से 8 साल का अनुभव मुझे रहा है पढ़ाने का, एक लंबे समय से मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, और मैंने अक्सर पाया कि बच्चे रटते हुए आपको मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, रटने की आवश्यकता आपको नहीं है, रटना नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। आप इसे समझेंगे तो ही आप इससे के प्रश्न को कर पाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझना है। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा भाबर तराई आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा बहुत हिमालय संरचना के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो खटीमा हो गया, बिलासपुर हो गया, बाजपुर हो गया, जसपुर हो गया, काशीपुर हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र जो आपको मिलेंगे, ये सब के सब आपको तराई क्षेत्र में मिलेंगे। भाबर का क्षेत्र हल्द्वानी हो गया, काठगोदाम वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र आपको भाबर के क्षेत्र मिलेंगे। क्लियर? तो भाबर के क्षेत्र मिट्टी तो होती नहीं है, तो क्या करते हैं? बागवानी करते हैं। बागवानी, एक पेड़ यहाँ लगा, एक पेड़ वहां लगा, एक पेड़ वहां लगा, बागवानी करना बड़ा आसान है। चलिए मान लीजिए आप हल्द्वानी में हैं, तो आप कैसे आप रहेंगे, कहाँ पे आप होंगे, समझिएगा। ये आप हल्द्वानी में, सबसे बड़ी सिटी हल्द्वानी। मैंने हल्द्वानी पे एक बहुत अच्छा लेक्चर बच्चों को सुनाया था, एक लंबा लेक्चर मैंने सुनाया था, आपको भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्यों हल्द्वानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा बाजार बना। इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिशों को बड़ी संख्या में लकड़ी की आवश्यकता थी, क्योंकि रेलवे का विकास कर रहे थे। अगर इससे पीछे में जाऊं तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप सप्लाई बहुत अधिक बढ़ गई थी, और उसे बेचने के लिए बाजार चाहिए था। अच्छा, सप्लाई बहुत बढ़ रही है, उत्पादन बहुत हो रहा है, तो उतनी ही मात्रा में कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। ये कच्चा माल कोयले के रूप में हो सकता था, और संसाधन के रूप में हो सकता था, बाजार बनाने के रूप में हो सकता था। तो ब्रिटिशों ने क्या करा? रेलवे का विकास किया। और आपको याद होगा, हल्द्वानी का काठ गोदाम बहुत पहले रेलवे का विकास हो चुका था। रेलवे का विकास काठ गोदाम में ऐसा क्या था, हल्द्वानी में हमारे ऐसा क्या था कि जो रेलवे का विकास हुआ? अच्छा, रेलवे के विकास इसलिए हुआ क्योंकि रेल की पटरियों के नीचे आपने देखा होगा पहले लकड़ियों का लगा रहता था। तो जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, तो इसके पीछे, इसके नीचे आपने देखा होगा लकड़ियों का, इस तरीके से आप तो सीमेंट का लगा रहे हैं, लेकिन पहले लकड़ी का लगा रहता था। और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, और वो लकड़ी थी उत्तराखंड में जिसका नाम था सागौन। और ये सागौन लकड़ी की सप्लाई की पूर्ति के लिए उन्होंने काठ गोदाम में, ये काठ गोदाम, काठ गोदाम, इसमें आपको काठ, लकड़ी, गोदाम समझ में आ रहा होगा, लकड़ी का गोदाम। ठीक है, तो इसे काठ का गोदाम नाम दिया गया, लकड़ी का गोदाम। बड़ी संख्या में लकड़ी उत्तराखंड के जंगलों से काटी जाती थी, और उस जंगलों से लकड़ी काट कर वो कहाँ जमा करते थे? रेलवे के ट्रैक के नीचे बिछाने के लिए उसका उपयोग करते थे। अच्छा, हल्द्वानी का के काठ गोदाम से लकड़ी तो ले जा रहे हैं, लेकिन खाली हाथ तो नहीं आएंगे। तो वो क्या करते? उसी ट्रेन में कई सारा सामान भर के लेके आते। सामान किसके लिए? बेचने के लिए।
अब सामान बेचने के लिए आने लगा, ये सामान अन्यों की अपेक्षा सस्ता हुआ करता था। तो हुआ क्या, ये सामान बेचने के लिए जब लाने लगे तो इधर क्या हुआ, एक बाजार विकसित हो गया। कहाँ पर, हल्द्वानी पर। तो हल्द्वानी एक बाजार के रूप में विकसित हुआ। इसलिए देखिएगा वन नीति का विरोध उत्तराखंड के द्वारा किया गया। कई आपने देखा होगा फॉरेस्ट पॉलिसी का विरोध किया जाने लगा, कई बार किया गया। कारण यही था कि जंगलों का अंधाधुंध कटाव हो रहा था। खैर, अब ये बेचने के कारण सामान जब बड़ी संख्या में भर के लाने लगे तो हल्द्वानी एक बाजार बना, अर्थव्यवस्था का सेंटर बना। आज उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एपी सेंटर अब हल्द्वानी को, देहरादून को देखेंगे, क्योंकि जहां जहां रेलवे का विकास हुआ एपी सेंटर बाजार का वही बना। वरना अशोक के समय, मौर्यों के समय दून इतना फेमस नहीं था, फेमस था कालसी। दून तो कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में कृषि योग्य के लिए फेमस है, लेकिन बाजार कालसी हुआ करता था, जौनसारियों का एरिया हुआ करता था। बाद में जाकर जब चंद आए, सॉरी जो परमार आए, उन्होंने दून को विकसित किया और दून वहां से कृषि कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण बना। तो खैर आइए, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मेरी नजर से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आप हल्द्वानी में हैं, तो हल्द्वानी से थोड़ा सा याद आया कि बाजार कैसे बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हल्द्वानी से तो आपको सबसे पहले शिवालिक मिलेगा। फिर इसे शिवालिक को ध्यान दीजिएगा वाह्य हिमालय भी कहते हैं, इसको मध्य या इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। इसे आप महान या वृहद हिमालय पढ़ते हैं हम इसको। इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस, या इसे पार हिमालय भी कहते थे, हिमालय पार का पार हिमालय। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड के संदर्भ में तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय जो है ये ऐसा माना गया है भूगोलवेत्ताओं द्वारा कि ये हिमालय का भाग नहीं है, इसे हिमालय का भाग नहीं माना गया। अगर प्रश्न पूछे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी को हिमालय का भाग नहीं माना जाता, तो आप ट्रांस हिमालय को ही जवाब देंगे। क्लियर? तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद पूछेगा और भाग नहीं, क्योंकि इसका विकास बहुत पहले हुआ, तो ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना और सबसे नवीन है ये। तो हिमालय की चारों श्रेणियों में सबसे नवीन मिलेगा आपको ये चीज। अब ध्यान दीजिएगा, दो हिमालय के क्षेत्र के बीच में ये जो क्षेत्र है इसे भ्रंश घाटियां कहते हैं। ये सब के सब क्या कहलाते हैं, भ्रंश घाटियां कहलाते हैं। अब ये भ्रंश घाटियां हैं, तो इन भ्रंश घाटियों का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही ना। तो आइए इनके नाम को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक नाम मिलेगा आपको इंडो सांगपो सचर जोन। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। इंडो सांगपो सचर जोन, ये। तो प्रश्न पूछेगा इंडो सांगपो सचर जोन कहां से मिलता है, किनके मध्य है, तो आप कहना महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में। ठीक है। ये जो घाटी है जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं हम इसको, ये नदियों द्वारा बनाया गया है, काट के भ्रंश घाटियों का निर्माण किया जाता है। उस पर तो हम बात करेंगे। तो भ्रंश घाटी इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट आप लिखना चाहें तो चलिए हिंदी में लिख देता हूं मैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसे अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं, और इसे कहते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो मुख्य सीमा भ्रंश, तो मुख्य सीमा भ्रंश। तो घाटियों में किसको किस नाम से जानते हैं, यहां से भी आपके प्रश्न बहुत सारे
पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इसमें से किसी को यह नहीं बता रहा कि किसका निर्माण किस काल में हुआ, वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं, ये आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब एक एक करके शिवालिक पर्वत श्रेणी को पढ़ते हैं। देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी मैंने कहा सबसे नवीन है, सबसे नवीन। तो यहाँ पे सबसे नवीन कहने का मतलब है, यानी जब इन तीनों पर्वत श्रेणी का निर्माण हो रहा था तब जीवाश्म उपस्थित नहीं थे। जीवों के अंश जीवाश्म उपस्थित नहीं थे, तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे। जब पेड़ पौधे ही नहीं थे, जीव जंतु ही नहीं थे, तो इन हिमालय श्रेणियों में जीव जंतु कहां से मिल जाएगा, इन चट्टानों में जीव के अंश कैसे मिल जाएंगे। तो आपको जो जीवाश्म मिलेगा, क्योंकि सबसे नवीन शिवालिक श्रेणी है, तो जीवाश्म सर्वाधिक आपको इधर ही मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा आपको, तो जीवाश्म की प्राप्ति होती है। तो कई बार पूछा जाता है हिमालय की किस श्रेणी में आपको जीवाश्म मिलेगा। ठीक है, आइए शिवालिक, कई बार आपको अगर लिखना है, उसका निर्माण जो है मायोसीन से प्लीस्टोसीन युग के मध्य हुआ है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लीस्टोसीन युग। ये काल होते हैं, ये कल्प होते हैं, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वो उत्तराखंड के संदर्भ में तो नहीं पूछेगा, हाँ उसके संदर्भ में पूछ सकता है। देखिए, अब शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी होती है, शिवालिक की ऊंचाई, तो शिवालिक की ऊंचाई किताबों में अलग अलग लिखी जाती है, लेकिन 850 से लेकर 1200 तक हम इसकी ऊंचाई मानते हैं। लेकिन जब आप परीक्षा वाणी पढ़ते होंगे, परीक्षा वाणी उसमें 700 से 1200 लिखा होता है। ठीक है, जो कि एक आप कहेंगे 700 से 12, कहीं 800 से 850 से इधर। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूँ, चीजों को और समझाने की कोशिश करता हूँ। हिमालय कुछ आपको इस रूप में दिखाई देगा। ठीक है, अब होता है क्या, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर हिमालय की ऊंचाई में कमी आती है। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर ऊंचाई में कमी आती है, क्योंकि ये उत्तराखंड का शिवालिक है, तो इसकी ऊंचाई 700 से 1200 मिलेगी। लेकिन जब हम इसकी एवरेज ऊंचाई निकालेंगे, वो आपको 800 से 1250 के बीच में मिलेगी। ऊंचाई में इतना डिफरेंस कैसे आता है, तो ये जो है प्लेटों के टकराव में जो दबाव बल काम करता है, दो प्लेटें, तो वो उनका सर्वाधिक दबाव बल इधर काम करता है, इसलिए यहाँ पे दबाव बल कम होता है। तो दबाव बल कम होने के कारण ऊंचाई भी आपको यहाँ पे कम मिलेगी, इधर ऊंचाई ज्यादा मिलेगी। इसलिए आप जब किसी पुस्तक को पढ़ें, किसी मानक पुस्तक को पढ़ें, तो घबराइएगा मत। परीक्षा वाणी 700 से 1200 लिख रही है और हमने 850 से 1200 पढ़ा है, ये क्या है? क्योंकि वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, और जबकि हम यहाँ पे शिवालिक जो पढ़ रहे हैं वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। आइए दूसरा, कितने जिले ऐसे हैं जो शिवालिक को छूते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आपको 7 जिलों को ध्यान में रखना है, जो 7 जिले शिवालिक को छूते हुए आपको मिलेंगे। क्या याद कर पाना मुश्किल है, तो नीचे के सारे जिले उधम सिंह नगर को छोड़कर सब लिख लीजिए, कौन कौन से आपको जिले मिलेंगे। तो जैसे दून मिलेगा, मैं इसे वेस्ट से ईस्ट की ओर लिख रहा हूं। ठीक है, तो दून मिलेगा। दून से थोड़ा सा इधर आएंगे तो आपको नॉर्थ हरिद्वार मिलेगा। इसकी भी मनसा देवी और चंडी देवी का मंदिर आपने देखा होगा, वो पहाड़ियों में आपको मिलेगा। ठीक है, उधम सिंह नगर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन दक्षिणी टिहरी मिलेगा, तो साउथ टिहरी, ये याद कर पाना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ये बहुत मुश्किल होने वाला है।
मध्यवर्ती पौड़ी तो मिडिल पौड़ी का हिस्सा मिलेगा, पौड़ी का। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद क्या नैनीताल छुएगा? जी बिल्कुल छुएगा, मध्यवर्ती नैनीताल। लेकिन यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उससे पहले अल्मोड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो अल्मोड़ा के लिए साउथ अल्मोड़ा लिख दीजिएगा, तो ALM अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद आपको जो मिलेगा उसका नाम है मिडिल नैनीताल, मध्यवर्ती नैनीताल, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा चंपावत। तो चंपावत का दक्षिण भाग ले सकते हैं आप, मैं मानू, मेरा मानना है दक्षिणी चंपावत होना चाहिए, तो साउथ चंपावत। मैं चंपा लिख रहा हूं क्योंकि इसका नाम पहले चंपा नदी के नाम पे पड़ा है। तो ये आपको मिलेगा। अब बहुत मुश्किल है? जी नहीं, इनको याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतना अगर आपने लिख लिया तो यस बोलिए। ठीक, चलिए, इतना आपने लिख लिया हुआ। शिवालिक के बारे में और हम क्या पढ़ सकते हैं? शिवालिक के बारे में, तो चलिए शिवालिक के बारे में ऐसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो शिवालिक के बारे में आसान हो जाएगा, थोड़ा सा मेरी नजरों में भी रहेगा कि उत्तराखंड के शिवालिक के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं। देखिए, शिवालिक जो है, यहाँ पे आपको सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति आपको मिलेगी। सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति कैसे मिलेगी, याद करने के लिए दिमाग पे आप रखिएगा। मैंने कहा हिमालय ऐसे बना है, तो हिमालय ऐसे बना है, तो इस तरीके से हिमालय आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहली जो श्रेणी है उसका नाम तो शिवालिक है। अब जो मानसून आ रहा है, चाहे वो दक्षिण पश्चिम मानसून हो, चाहे वो इधर से मानसून आ रहा हो, तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी किसे मिल रही है उसे? तो सबसे पहले पर्वत श्रेणी शिवालिक ही मिल रही है। इसलिए हिमालय की चारों श्रेणियों में से सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त करता है वह है शिवालिक, वह है वाह हिमालय। तो इसको कई बार वाह हिमालय, आउटर हिमालय भी कह देते हैं हम, ठीक है। तो शिवालिक या वाह हिमालय, इसमें सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है चारों श्रेणियों में से। तो चारों श्रेणियों में से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, लगभग लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होगी तो भूस्खलन के क्षेत्र भी सर्वाधिक इधर ही विकसित होंगे। दूसरा, क्योंकि नवीन श्रेणी है, तो नवीन श्रेणी होने के कारण कमजोर भी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ आपको पर्यटन भी काफी मिल जाएंगे शिवालिक श्रेणी में, ज्यादातर पर्यटन जो है इसी क्षेत्र में आपको मिलेंगे। उसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र में नेपाल है, जो है नैनीताल, मसूरी, असुरी, वहां तो हम पढ़ेंगे, वो तो मध्यवर्ती हिमालय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे खनिज बहुत मिलता है शिवालिक में, खनिज। तो जीवाश्म के साथ साथ खनिज, जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स की अधिकता भी आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे। तो कौन से खनिज ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे? तो जैसे डोलोमाइट चट्टान मिलेगी। अब आप कहेंगे डोलोमाइट चट्टान का क्या इंपॉर्टेंट? मैं आपको बता दूं, डोलोमाइट चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उससे आपको सीमेंट मिलेगा, ठीक है। उसी से सीमेंट बनेगा डोलोमाइट चट्टान से, तो डोलोमाइट चट्टान मिलेगी। अब ये डोलोमाइट चट्टान किस क्षेत्र में मिलेगी? तो डोलोमाइट चट्टान का सर्वाधिक विकास दून में मिलेगा, फिर थोड़ा बहुत हरिद्वार में, डोलोमाइट चट्टान। इसलिए देहरादून का मंदारसू, बाड़कोट और ऋषिकेश, तो मंदारसू हो, बाड़कोट हो और ऋषिकेश हो, ये प्रश्न आ चुका है, ये डोलोमाइट चट्टान के लिए फेमस है। तो मैं लिख देता हूं मंदारसू, बाड़कोट और ऋषिकेश, ये मिलेगा। इसके अलावा आपने दो नाम और सुने होंगे, मैं दिमाग में, मैं शायद मिस कर रहा हूं, झिरोला।
क्या झिरोला नाम भी आपने सुना है? तो झिरोला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि झिरोला से प्रश्न आया हुआ, ठीक है, तो उसको भी याद में रखना, झिरोला को। ठीक, तो ये डोलोमाइट चट्टान के लिए, दून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। इतना मैंने जो आपको बता दिया, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत प्रतीत नहीं हो। आइए, अब शिवालिक के बारे में हमने मोटा मोटा तो पढ़ लिया। इन दो शिवालिक, ये शिवालिक हो गया और ये मध्य हो गया। तो शिवालिक और मध्य के मध्य जो ये संरचनात्मक घाटी आपको दिख रही है, स्ट्रक्चर, संरचनात्मक घाटी आपको दिखाई दे रही है, इस संरचनात्मक घाटी को ही दून कहते हैं। तो दून किस किस के मध्य मिलता है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या वाय हिमालय के बीच मिलेगा आपको दून। तो दून किस प्रकार की घाटी संरचना है, इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये एक संरचनात्मक घाटी है जो आपको क्षैतिज, चौरस ऐसा शब्द मिलेगा। इससे कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये घाटी है जो चौड़ाई है और आपको क्षैतिज रूप में दिख जाएगी। क्षैतिज है और चौरस है, चौरस का मतलब चौड़ी है, इस रूप में घाटी मिल जाएगी। इसी को दून कहते हैं। लेकिन दून और द्वार में अंतर समझना है, तो दून और द्वार में अंतर के लिए इसे ईस्ट लिख लेना और इसे वेस्ट लिख देना, ठीक है। तो अगर ये पूर्व में है तो इसे द्वार कह देंगे, अगर ये वेस्ट में है तो इसे दून कह देंगे। तो शिवालिक अगर वेस्ट में है तो दून, उसी को द्वार कह देंगे। इसलिए कई, सबसे बड़ा तो देहरादून है इनमें, दून घाटी या द्वार में सबसे बड़ा देहरादून मिलेगा, देहरादून सबसे बड़ा। उसके बाद पौड़ी का अगर याद कर सकते हो, चौक, चौक हम कहते हैं उसको, ठीक है, पौड़ी का। तो पौड़ी के दो क्षेत्र, एक मिलेगा कोठारी, एक मिलेगा चौखम। तो कोठारी और चौखम को भी आप याद कर सकते हैं। ये भी आपको इधर ही मिलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि ये यहां से भी नदियां इधर की ओर बहती हैं, इधर से भी नदियां इधर की ओर बहती हैं। तो ये एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? उपजाऊ, फर्टाइल। तो उपजाऊ, तो उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि होगी। गहन कृषि के दूसरे अर्थ भी होते हैं, भूमि कम होना और उस पर अधिक उपजाऊ करना। लेकिन यहाँ गहन कृषि का मतलब है कि कम भूमि पर अधिक उत्पादन होना। तो कम भूमि पर अधिक उत्पादन जिनमें मिलेगा वो ये क्षेत्र आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे गहन जनसंख्या भी मिलेगी, ठीक है। तो गहन जनसंख्या यानी जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। 1.42 यानी 1.45 इसी हम पॉपुलेशन पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, और भी हम देखेंगे क्या, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक आप लोगों ने दिया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसी दून और द्वार की संरचनात्मक घाटी में भूस्खलन सर्वाधिक आएगा। आप कहेंगे सर भूस्खलन सर्वाधिक आएगा? भूस्खलन, भू का स्खलन हो जाना, भूमि का खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है। तो क्योंकि इधर से भी भूस्खलन आएगा और इधर से भी भूस्खलन आएगा, तो दोनों तरफ से भूस्खलन आता है, यानी मध्य हिमालय से भी भूस्खलन मिलेगा और शिवालिक हिमालय से भी भूस्खलन मिलेगा। तो भूस्खलन आपको बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्लियर है? इतना मेरा मानना है, इतना आपको याद हो गया होगा। तो शिवालिक, दून के बारे में, द्वार के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अब बच्चा हम लघु या मध्य हिमालय।
और लघु या मध्य हिमालय में उत्तराखंड के 9 जिले छूते हैं। ये 9 जिले कौन से हैं, उनका होमवर्क आपके लिए रहा। आप ढूंढ के लाइए कौन से 9 जिले लघु या मध्य हिमालय को छूते हुए दिखाई देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्कार।